बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। दो बड़ी अहम खबरें, वैसे तो तमाम खबरें बहुत ज़्यादा अहम हैं, मगर एक तो सबसे पहली बात जो अदालत के अंदर तकसीम के हवाले से हमेशा एक तासुर हमें मिलता रहा पिछले चंद महीनों में, और ख़ास तौर पे उन केसेस के अंदर जिसके अंदर हमने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के इख्तलाफी नोट को भी देखा, और इसके अलावा दीगर जजेस के हवाले से भी ख़बरें आती रहीं, और अतर मिनुल्लाह साहब का भी इख्तलाफी नोट हमारे सामने रहा। तो उसके बाद ये तासुर बहुत हद तक तक़वियत पकड़ गया कि पाकिस्तान की सुप्रीम अदलिया के सुप्रीम जजेस की डिवीज़न है, यानी कि वो तकसीम है आपस में। अभी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतालिक बड़ी अच्छी एक ख़बर मौसूल हुई है कि हलफ बर्दारी की तकरीब के साथ ही उन्होंने तमाम जो साथी जजेस हैं उनको अपने लिए अपनी तरफ से जो दावतनामे भेजे हैं अशाइये में शिरकत के हवाले से, वो खुशाइन ख़बर है, जो कि बड़ी हद तक उस तासुर को ज़ायल करने में मुआवन या मददगार साबित होगी कि सुप्रीम कोर्ट की अदलिया के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं अब उनके अंदर इख्तलाफ हमें नज़र नहीं आएगा। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तैनाती हुई उसके ऊपर भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कदम था जो कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के आइंदा आने वाले दिनों को, उनके टेन्योर को या उनकी पॉलिसी को तय करेगा। एक और अच्छी आम खबर ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, जिनकी आज की तारीख़ के हिसाब से वो अपनी मुलाज़मत को पूरा कर चुके हैं, वो सदर के ओहदे पर सुबकदोश हो जाएंगे, मगर जब तक उनका कोई जानशीन मुकर्रर नहीं हो जाता तब तक अभी वो सदारत के ओहदे पर मौजूद रहेंगे। ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी अहम ख़बर है जो इस वक्त सामने आई है, वो ये है कि आपको याद होगा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट था, जिसके हवाले से पार्लियामेंट ने जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजा था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को काफ़ी अरसे तक जो है वो रोके रखा होल्ड किए रखा। और उसके बाद फिर जो चीफ़ जस्टिस, जाने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, अब मैं कहूँगी उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने जो फ़ैसला दिया उनके बेंच ने उनके साथ बैठकर, उसमें ये बताया गया था कि ये वाज़े तौर पे अदलिया के इख्तियारात में तजावुज़ करने की कोशिश है, और पार्लियामेंट जो है कभी भी दायरा कार नहीं बयान कर सकती या उसका तयन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है। तो फिर इसका फ़ैसला सामने आ गया था और इसको कलअदम करार दे दिया गया था। आज की इस तारीख़ के अंदर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वज़ारत कानून ने एक दरख्वास्त डाली है रिव्यू की, नज़रसानी की, वो इसी जजमेंट एक्ट के हवाले से है जिसका फ़ैसला पहले आ चुका है। अब देखना ये है कि इसको कितना डिले किया जाता है, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस होंगे वो इसके ऊपर क्या अपनी लाइन ले सकते हैं। ये एक अच्छी ख़बर है, और जिसमें अदालत के हवाले से बहुत सारे अहम मामलात हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं नुसरत साहिबा, उन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया गया है उन आर्मी एक्ट्स के हवाले से जिसके ऊपर एक पूरे मुल्क में अभी भी बहस बाकी है, कानूनी दायरों के अंदर भी और हलकों में भी, सियासी हल्के हों, अवामी हल्के हों या कानूनी हल्के हों, कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट जिसके ऊपर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनका ट्वीट भी मौजूद है, और वो इसके ऊपर बयान भी दे चुके हैं कि उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई सिग्नेचर्स नहीं किए गए, उसके बावजूद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो अब इन दोनों कवानीन को कलअदम करार दिया जाए, ये एक दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तरफ से डाली गई है, और ये एक बड़ा दायरा कार है जो बहुत सारी चीज़ों का तयन करेगा। इसके ऊपर मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रखूँगी, मगर एक बड़ी तब्दीली इस वक्त कैनवस पर आई है जो कि केसेस को रिलेट करेगी बहुत सारी चीज़ों में। इस वक्त नैब जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आता है रेफरेंसेस के हवाले से, और 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसका भी रेफरेंस दायर होने के करीब था। मैं था क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के सैयद असगर हैदर साहब, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने ओहदे से, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि जो उनकी मुद्दत थी वो फरवरी 2024 तक की थी कि जब तक वो अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देते रहेंगे, मगर आज ये एक बड़ी ख़बर आई है कि नैब में प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं सैयद असगर हैदर साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने ओहदे से। और याद रहे कि मैं आपको अगर इनके बैकग्राउंड के थोड़े से हवाले से बताऊँ, कुछ चीज़ों के हवाले से बताऊँ, तो आपको जजमेंट्स आप ख़ुद कर सकते हैं कि क्या चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सैयद असगर हैदर साहब जो हैं, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब
हुकूमत थी, PTI की जब गवर्नमेंट थी, तो उनकी तरफ से एक्सटेंशन भी मिली थी, वो 3 साल की एक्सटेंशन थी। उस हिसाब से इनकी जो मुद्दत है मुलाजमत की वो फरवरी 2024 में ख़त्म होना थी, मगर आज एक सडनली इनका एक रिज़ाइन आया और नैब के ऑफिस से ये तस्दीक भी हो गई है कि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी तक ये मुसद्दक़ा नहीं है कि उसको एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया, मगर जो असगर हैदर साहब हैं वो ये बता चुके हैं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो अब इस ओहदे के ऊपर मज़ीद काम नहीं करेंगे। अब जो मैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की बात कर रही थी, जिसका ताल्लुक़ जोड़ा जाता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता है, उनकी अहलिया के साथ जोड़ा जाता है, तो अब ये नैब की तरफ से रेफरेंस दायर होने के करीब था, मगर अब ये रेफरेंस दायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अदालत के अंदर जब नैब कोई भी रेफरेंस दायर करती है तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी होना बेहद लाजमी होती है। अब इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद नहीं है, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि ये इल्तवा का शिकार हो जाएगा और डेफिनेटली इसके जो बेनिफिशरी होंगे वो हमें PTI बनती हुई नज़र आएगी। मगर कुछ चीज़ें ताल्लुकात को एक दूसरे से जोड़ती हैं, तवाज़ुन को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। उसकी एक और एग्जाम्पल है, रवां माह के दौरान जो बलूचिस्तान से प्रोसिक्यूटर जनरल थे साजिद तरीन साहब, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। अब उन्होंने जब ये रिज़ाइन किया था तो साथ ही उनकी एक स्टेटमेंट्स थी। साजिद तरीन साहब ने कहा था कि मैंने जब ये ओहदा संभाला तो ये हल्फ था उन लोगों के साथ, उन पब्लिक के साथ, ये मेरा हल्फ था कि इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मगर वो कहते हैं कि प्रेशर इतना ज़्यादा है, रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, जो साजिद तरीन साहब ने कहा, उन्होंने कहा मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि मैं लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं कर पा रहा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें हमें ज़ाहिर करती हैं कि रुकावटें बहुत सारी सतहों के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अभी प्रोसिक्यूटर जनरल के जो नैब के हैं वो सैयद असगर हैदर साहब, वो भी रिज़ाइन कर गए हैं। और ये सिर्फ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे अहम मुकदमात हैं जो इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं और तब तक वो अदालत में दायर नहीं हो सकते रेफरेंसेस जब तक इस पोस्ट को जो है नहीं फिल किया जा सकता। बाकी रह गया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आर्मी तरमीमी एक्ट है, उन दोनों को कलअदम करार दिया जाए। इस सब की डिटेल हमें पता है कि आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इनके हिसाब से ना सिर्फ गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं बल्कि ये कानून एक्टिव हो के एक खुसूसी अदालत भी इसके ऊपर कायम हो गई है और जिसके अंदर लोगों को पेश किया जा रहा है, रिमांड हो रहे हैं और गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं। जो साइफ़र वाला मामला है वो भी इन्हीं कवानीन, इन्हीं एक्ट्स के ज़रिए आगे बढ़ रहा है। मैं हमेशा से कहती रही और जितने भी माहिर क़वानीन थे जिन्होंने ये बात की थी कि आरिफ अलवी साहब ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, ये बड़ी एक बारीक, मैं कहूँगी बारीक नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पूरे मुल्क की एक सुप्रीम अदलिया है जिसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, जिनके जजेस के ऊपर कोई जज मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में पहले भी कहा जाता रहा और आज हतमी तौर पे ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब कोई एप्लीकेशन इसके अगेंस्ट जाएगी, बिल फ़र्ज़ अगर हम ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जजेस हैं वो ये बात तय कर लेते हैं या वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इन एक्ट्स के ऊपर कानूनी तौर पे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो सुप्रीम लीडर है अफवाज पाकिस्तान का, जो कि द सुप्रीम लीडर है इस रियासत का, वो ये बात कर रहा है मैंने उसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं किए। ऐसी सूरत में अगर ये दोनों क़वानीन, ये दोनों कानून जो हैं कलअदम हो जाते हैं, करार दे दिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ वो गिरफ़्तारियाँ जो हो चुकी हैं इन क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए वो भी कलअदम हो जाएंगी, रिमांड्स ख़त्म हो जाएंगे, और जो गिरफ़्तारियाँ डाली गई हैं मुख्तलिफ़ केसेस को लेके इन मामलात के ऊपर, तो वो केसेस जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, जिनमें एक PTI के चेयरमैन का केस भी है। अब लेट्स सी कि आला अदालत इसका फ़ैसला किस तरफ लेकर जाती है, बाकायदा समाअत के लिए कब मुकर्रर करती है, और जो मोस्ट प्रोबेबली नज़र आ रहा है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी या इसकी जो पहली समाअत हमें होती हुई नज़र आएगी, जब इसका एक दायराकार ओपन किया जाएगा, तो वो ऐसा लगता है कि हमारे मुस्तक़बिल के चीफ़ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो और उनके दीगर जो साथी जजेस हैं वो इसके ऊपर समाअत करेंगे। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या फ़ैसला करती है। बाकी रह गई जहाँ तक सियासत की बात, सियासत की बात ये है
کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے, قانون کہتا ہے, اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ الیکشن جس طرح سے یہ اسمبلی تحلیل ہوئی اس کے بعد 90 روز کے اندر الیکشن ہونا لازمی تھے. یہ آئین کہتا ہے, یہ کسی کی ضد نہیں ہے, یہ آئین کہتا ہے. مگر آئین کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب کے انتخاب کے اندر جو ہمیں ریلکٹنٹ نظر آئی یا گریزاں نظر آئی, ہچکچاتی ہوئی نظر آئی پیپلز پارٹی, وہ پیپلز پارٹی بار بار مصر تھی اس بات کے اوپر کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. مگر سڈنلی آج جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ ویری سڈن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو یہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 90 روز میں نہیں, جب مرضی الیکشن ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کسی طور کوشش کی جا رہی ہے جس کا جال ان کے ارد گرد ہمیں بچھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت سندھ کے اندر جو ہے کرپشن کو لے کے ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک آپریشن اس وقت شروع ہے جس میں کچا علاقہ ہو یا پھر پکا علاقہ ہو, ان تمام کو جو ہے وہ کلیئر کرایا جائے گا. اور سندھ کے اندر ہمیں جتنا بڑا مافیا نظر آتا ہے اس کی مثال ہمیں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. اور سندھ کی جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پچھلے دنوں جب بہت سخت تھا دائرہ اور یہ خبر سامنے آ گئی تھی اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ اب سندھ کو جو ہے وہ کرپشن سے پاک کیا جائے گا, اس کے فوری بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ فلائٹ لے کے دبئی چلے گئے. جب شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے دبئی گئے ہیں. لیکن آج جب ان کی سٹیٹمنٹ زرداری صاحب کے سامنے آئی ہے تو وہ یقینی طور پہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جب مرضی ہو جائیں, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یقینی طور پہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, مگر آئین کا دائرہ استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اور آئین کہتا ہے 90 روز کے اندر الیکشن. بڑی کوششیں ہیں اور امیدیں بھی ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ فروری کے اندر الیکشن ہو جائے, کیونکہ جب مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہوگا تو پھر مارچ کے بعد صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. پھر الیکشن کا جو موسم ہے یا جو فضا ہے وہ ہمیں بہت مشکل سے بنتی ہوئی نظر آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں, یہ میں ایک ایسے پیرائے میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ رہی ہوں, زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست تو ہوتی رہے گی مگر معیشت کو بچانا اولین ترجیح ہے. بالکل درست بات ہے, اور اس سلسلے میں ہماری جو آرمی چیف پلان کر رہے ہیں یا جو وہ انیشیٹوز اٹھا رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اس کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی تو ایک ایسا ہے ہمارے ملک میں جس کی کاوشوں کی وجہ سے ڈالر کچھ نیچے آیا اور ہماری کرنسی کچھ سٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سرمایہ کار جو ہے اس کا ٹرسٹ بحال ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے یا بیرونی دنیا ہے یا ہماری جو پبلک ہے یا ہمارے جو ڈیلرز ہیں وہ آرمی چیف کے جو ورڈ آف ماؤتھ ہے اس کے اوپر بلیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بدقسمتی میں اس لیے کہتی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کوئی اس قابل نہیں رہ گیا جس کے اوپر دنیا کا کوئی ملک اس وقت بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو. دنیا کے دوسرے ملک کیا, ہمارے ہمسایہ کیا, ہمارے دوست پڑوسی ملک کیا ہماری پبلک ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینی ہو, یہ اچھی خبر ہے کہ آرمی چیف صاحب کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں, مگر بری خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری جیسا آدمی یہ بات کہے کہ معیشت کو پہلے ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی نے پاکستان میں جب تک رول کیا ہے, ان کے کسی بھی ٹینیور کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے, ان کے پاس معاشی ٹیم تو کبھی تھی ہی نہیں. تو پھر کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ کیا سندھ میں اپنی بقا کے لیے یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس زرداری صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں؟ لیٹس سی کہ کیا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.